पर्ची और काट के लाया, एक चालान और काट दिया उसने ड्यूटी पे तैनात कर्मचारी को धमकाने का। और आपको आश्चर्य हो, मैं अमेरिका को सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए, भारत माता की आरती करता हूं, अमेरिका को सैल्यूट करता हूं कि उस एक पुलिस वाले के कारण उस राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दूसरा उदाहरण दे रहा हूं भारत का, इसी महाराष्ट्र का बंबई के राज्यपाल शकील साहब, इनका एडीसी पांडे साहब एडीसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपनी गाड़ी चलाकर ले जा रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे, बंबई के एक पाटिल पुलिस वाले ने हाथ दे दिया और उसने कहा साहब मोबाइल पे बात करते समय गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। तो इन्होंने कहा क्या, बोले नियम सबके लिए। इन्होंने बोला राज्यपाल का एडीसी, तो उसने कहा नहीं राज्यपाल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस बेचारे ने गलती से अमेरिका का अखबार पढ़ लिया था। बोले सब कानून सबके लिए समान होता है। उस पुलिस वाले ने उसको हाथ दिया, एडीसी साहब ने गाड़ी अपनी सड़क चौराहे पर छोड़ी और चले गए। और बाद में राजभवन में उस पुलिस वाले को बुलाया गया। मेरे पास अखबार की कटिंग मौजूद है, जिनको चाहिए भाइयों को मैं अखबार की कटिंग आपको ईमेल पे भिजवा दूंगा, आप चाहें तो टीवी पे कटिंग दिखाई है। उस पुलिस वाले को 7 दिन तक ड्यूटी छोड़ के लगातार राजभवन में खड़ा किया गया, सुबह से शाम तक खड़े होने की ड्यूटी दी गई। और आप वो सुबह से शाम तक दिन में बैठ न जाए इसके लिए एक पुलिस वाले की इंस्पेक्टर ड्यूटी और लगाई। और आपको आश्चर्य हो, 3 दिन बाद वो पुलिस वाला बेहोश होकर गिरा, 2.5 दिन बाद उस व्यक्ति को अस्पताल में होश आया। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे कानून व्यवस्था है। तो एक सामान्य पुलिस वाले को मैं तो कई बार बोलता हूं कि देश में एक पुलिस वाले ने बहुत बड़ी गलती करी कि उस कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अगर उस कसाब को गोली से मार दिया गया होता, क्योंकि हम पाकिस्तान क्या बदनाम करेंगे, नंगे आदमी की क्या इज्जत लूटेंगे, पाकिस्तान की हम क्या इज्जत लूटेंगे, सब कुछ सिद्ध करने के बाद में इज्जत होती इज्जत लूटेंगे। तो आज 300 करोड़ रुपए जो कसाब पर खर्च किए गए हैं, आज अमिताभ बच्चन ने केवल एक बात कही थी तो पूरे लोगों से खिलाफ हो गए। अमिताभ बच्चन ने कहा था आज सबसे सुरक्षित कौन है, तो बोला कसाब। आज देश में बाबा रामदेव के पास सुरक्षा नहीं है, आज मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं सुरक्षा की, कोई मैं ऐसा पाप नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, हमको तो मतलब कोई चिंता भी नहीं है। इस देश के लोग हमारे, और मैं जानता हूं हमको देशवासी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन मुझे जो मैं आपको बता रहा हूं कि देश में ये भावना क्यों नहीं आ पाई, उसका एकमात्र कारण था कि जब हम गुलाम थे तब पुलिस जो थी वो पुलिस कहती थी कि जनता को डंडे मारो। अमेरिका की पुलिस को सिखाया गया तुम जनता की सेवा करोगे, तुम्हारी वर्दी जनता के टैक्स से आ रही है। लेकिन हमारे टाइम जब अंग्रेज थे तो जनता को सिखाते थे ए पुलिस वाले तुम्हारी रुतबा अलग है, तुम जनता को डंडे मारो, जनता के साथ खड़े मत हो, तुम समाज सेवक नहीं, तुम तो डंडे मार के बस में करो। क्योंकि हम गुलाम थे और उनका कहना था गुलाम सर नहीं उठाया उसके लिए डंडा मार के कुचल दो। तो हमारी पुलिस को अंग्रेज सिखाते थे तुम डंडा मार के उनको कुचल दो, और हमारी जनता को नेता सिखाते थे पुलिस का बात मत मानो, कानून तोड़ दो, अंग्रेजों का कानून है कानून तोड़ो कानून तोड़ो। अचानक, क्योंकि आपको एक बात बताता हूं, देश की आजादी की तिथि 15 अगस्त 1947 नहीं थी, देश की आजादी की तिथि तय हुई थी जून 1948। जून 1948 को पूरा देश हमको एक साथ मिल रहा था, तब पाकिस्तान वाला हिस्सा हमको मिलता, हम लड़ाई करते। लेकिन 1947 को आजादी इसलिए जल्दी ली गई, अंग्रेजों ने भी कहा था तोड़ के देश देंगे, बोले तोड़ के दे दो। तो मैं तो कई बार बोलता हूं, जब मेरे ऊपर अब राजस्थान में केस लगाया गया, और केस क्यों लगाया गया, क्योंकि देश में पढ़ाया था भारत के राष्ट्रपिता, मैंने कहा देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं, तो भारत महान राष्ट्र है, भारत के सब पुत्र हो सकते हैं, भगत सिंह भारत के पुत्र हैं, राम भारत के पुत्र हैं, कृष्ण भारत के पुत्र हैं, मैं भारत का पुत्र हूं, तो महात्मा गांधी भी देश के बाप नहीं हो सकते, भारत माता के पुत्र ही होंगे। किसी देश के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि किसी को भारत से बड़ा बनाए। मातृभूमि हमारे लिए सबसे बड़ी है, वंदे मातरम में बोलते हैं हमारी भारत माता से बड़ा देश में कोई भी भले तोप चंद हो नहीं है। मैं किसी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, मैं भारत माता को उनको सपूत मान सकता हूं, लेकिन राष्ट्रपिता नहीं मानता। और मैं एक बात सीधा बोलता हूं, राष्ट्रपिता वो जो राष्ट्र को बनाता है, भारत पहले का बना हुआ था, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को माना जा सकता है और जिन्ना को माना सकता है, क्योंकि दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का निर्माण किया। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। वहां के लोगों का केस लगाओ, मैं केस लगाओ, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं चौराहे पर हूं तो भी यही बात बोलूंगा, और अंदर जाऊंगा तो भी यही बात बोलूंगा, और मेरा स्पष्ट कहना मैं बात तब तक नहीं बोलूंगा। देश के आजादी में अगर महात्मा गांधी का योगदान है तो देश की आजादी में सावरकर का योगदान भी है, देश की आजादी में भगत सिंह का योगदान भी है। और हम जब सम्मान दें तो सम्मान में किसी राजनीतिक ख्याल नहीं करें, हम जब सम्मान देश को देना चालू करें, क्योंकि गांधी जी का सम्मान क्यों किया जा रहा है, गांधी जी के नाम से रोड, गांधी जी के नाम से वोट, गांधी जी के नाम से नोट इसलिए चलाए जा रहे हैं कि गांधी के नाम की रॉयल्टी वो लोग खा रहे हैं जिनकी ना मां गांधी ना बाप गांधी। मैं किसी के नाम की तरफ इशारा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर बोलता हूं, और देश ऐसे ईमानदार नहीं बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर नहीं हो, तुम चोरों के सरदार हो, मंत्रिमंडल सारे चोर है, मैं तुमको सरदार मानता हूं, लेकिन चोरों के सरदार। अगर असली हो तो एक बार कहो गर्व से, जैसे भारत के पुरानी
महाभारत के टाइम में राजा ने घोषणा की थी, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई जुआरी नहीं है, मेरे राज्य के मंत्रिमंडल में कोई बेईमान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का चाहे तो एक बार हिम्मत की घोषणा करे। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री हिम्मत से घोषणा करेंगे, मैं उस दिन प्रधानमंत्री के चित्र अपने कार्यक्रम में बनाऊंगा, उस दिन भारत माता की आरती करूंगा और सरदार जी का चित्र बनाऊंगा। लेकिन जब तक चोर के सरदार बनेंगे, मैं ना तुम्हारा चित्र बनाऊंगा ना तुम्हारे उन लोगों का, क्योंकि मैं उन लोगों के चित्र के बनाऊं जिनके चित्र आज तक हमको सिखाया गए। भगत सिंह को तब भी आतंकवादी कहा गया, तो मैंने तो कल भी स्पष्ट कहा था, अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो मैं भी आतंकवादी और देश में ऐसे आतंकवादी खड़े करना चाहता हूं। देश में भगत सिंह की तरह आतंकवादी पैदा हो जाएंगे तो उस दिन कसाब जैसे आतंकवादी नहीं मिलेंगे। जिस दिन देश में अशफाक उल्लाह जैसे आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, उस दिन स्विस बैंक में पैसे रखने वाले आतंकवादी नहीं मिलेंगे। और इसके लिए मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्योंकि वन बंधु परिषद संस्था है, मुझे लगा देश के लिए काम कर रही है, तो मैं नहीं चाहता गवर्नमेंट वनवासी को सब्सिडी दे। सब्सिडी की आवश्यकता है? हमने उनके गांव में स्कूल खोले, लेकिन स्कूल में आज तक कोई पढ़ाने नहीं गया। हमने उनके गांव में डॉक्टर भेजे, लेकिन डॉक्टर गांव जाता नहीं है। क्यों? आज पहले डॉक्टर पढ़ता था, गवर्नमेंट पढ़ाती थी, आजकल प्राइवेट स्कूल में डॉक्टर शिक्षा खरीदता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती थी, लेकिन नॉलेज ददाति अकड़म, नॉलेज पाकर आदमी अकड़ता है। हम गांव के वासी को अपनी ताकत पर खड़ा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गांव शहर के अधीन रहे। हम नहीं चाहते कि गांव का विकास, जैसे अमेरिका एकदम कोलैप्स उसी कल्चर हुई, क्यों हुई? अमेरिका के कुछ शहर डाउन हो गए तो अमेरिका पूरा डाउन हो गया। भारत अमेरिका के दम पर खड़ा हो, ऐसे हम कहते हैं अमरावती के दम पर खड़ा हो, छोटे गांव के दम पर खड़ा हो। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। छोटे गांव में जाकर केवल वनवासी को बोलते हैं, भैया तू हमारा भाई है। हम गांव में जाकर उसके बगल में खड़े होते हैं। और आपको आश्चर्य होता है, जो मैं एक बात कई बार बोलता हूं, राम जब जंगल गए तो शबरी के पास जाकर राम ने उसको बेर नहीं खिलाए हैं। राम ने कोई शहर से जाकर भोजन नहीं कराया है। शबरी के वहां राम ने बेर खाया, देश जुड़ गया। मैं तो शहर के तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, एक बार गांव जाकर देखें। कोई व्यक्ति गांव में जाकर खड़ा हो जाए तो वनवासी जिसके पास शाम का भोजन नहीं होगा, आपको भोजन जरूर कराएगा, आपको अपना पानी जरूर पिलाएगा। लेकिन वही वनवासी जब शहर आता है तो हम उसको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। पहले हमारे घर के बाहर दालान होती थी, लेकिन हमने दालान भी खत्म कर दी। हमने शहरवासियों ने मकान बड़े बनाए, लेकिन दिल छोटे हुए हैं। तो ये बाहर नहीं, पहले भाई साहब एक बात थी, पहले घर के बाहर एक दालान होती थी, उसमें कोई व्यक्ति बैठ सकता था, लिखा रहता था पहले, लेकिन नहीं, आजकल लिखा होता अतिथि देवो भव, अतिथि कुछ देकर जाए। तो हमने पहले लॉज नहीं होती थी, आजकल हमने लॉज की परंपरा चालू कर दी और पूरी दुनिया को बाजार बनाने की परंपरा है, इसलिए सिस्टम डेवलप हुए। पहले शादियां होती थी, पहले कहां धर्मशाला थी, पहले लॉज नहीं होती थी। हम अपने जातियों के घर पर समाज में कहीं भी जाकर ठहरते थे। वो परंपरा फिर भारत में आया। तो मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, मैं नई चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जैसे कई बार बहुत ज्यादा कट्टर भी नहीं होना चाहिए, कट्टरता भी नुकसान होती है। हमारे इतने अच्छे मित्र हमने कट्टरता कारण खो दिए, भाई राजीव दीक्षित। ठीक है, आयुर्वेद तो महान है, आयुर्वेद एलोपैथी से महान है, क्योंकि एलोपैथी कहती है पहले बीमार पड़ो फिर इलाज करो। और मेरा क्या नाम बीमार ही ना पड़े तो, लेकिन अगर बीमार पड़ गए और अगर एलोपैथी की भी दवाई मिल रही तो उससे हमको इतना इनकार नहीं है। तो मैं जब स्वदेशी की बात करता हूं, मेरा कहना है जिसके बिना हमारा काम चल सकता वो विदेशी है, और जिसके बिना काम नहीं चलता वो स्वदेशी है। तो हम अपने जीवन को बिना काम के घर में चीजें लाला के ना भरें, अपने आप को बीमार ना बनाएं, और अच्छी चीजें हम विदेशों से ले भी और अच्छी चीज विदेशों को दे भी। तो ये एक आपसे समझौता है, हम दुनिया को परिवार माने। तो एकल विद्यालय की योजना जो है ये कैसे जुड़ सकते हैं आपसे लोग? उसमें क्या है जो एकल विद्यालय की आपकी योजना है, कोई आम आदमी जुड़ना चाहे आपके इस अभियान? बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। संस्था है, कैसे कोई जुड़े, क्या इन्हें, क्योंकि हर आदमी के पास कोई ना कोई उद्देश्य होता है, आपके पास आ जाएगा। यदि करना देश से हो तो हर आदमी बोले मैं कर रहा हूँ, करे, लेकिन कोई एक सामूहिक रूप में हो, एक संस्था के रूप में हो, तो कैसे जुड़ेगा आप? एक तो मैं परिचय कराना चाहूंगा यहीं पे अपने अमरावती में भी लगभग हर शहर में एकल विद्यालय लोग हैं, उसको ekal.org, अगर मान लो हम पहले समझना चाहें ekal.org के नाम से, ekal.org वेबसाइट है, उसको समझ के उससे जुड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पर्सनली मुझसे भी जुड़ना चाहे तो मेरी संस्था है भारत भक्ति संस्थान, और www.bharatbhakti.org। अगर सीधा भी संपर्क करना चाहे तो ईमेल मुझे कर सकते हैं baba@bharatbhakti.com। फेसबुक में मुझे ढूंढ सकते हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। तो वो तो हम चाहे जब मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जैसे कहना है, कोई विद्यार्थी अगर चाहे कि मैं देश के लिए काम करना चाहूंगा, तो अगर वो चाहे कि भाई मैं 1 साल देश के लिए दे सकता हूं, भगत सिंह ने पूरी जिंदगी दी, हम 1 साल दें, जब तक हमारी नौकरी नहीं लगती तो चौराहे पर खड़े होकर पान खाकर और ये गुटके खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मतलब 1 साल जंगल में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए दान कर दे। यहाँ की महिला सोचती मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वो एक काम तो कर सकती, अपने 3 बच्चों को पाल रही है, एक मुट्ठी बच्चे के लिए आटा अलग निकाल कर रख दे, तो उस एक मुट्ठी आटे से भी देश का गाँव चल सकता है। और जैसे मैंने कहा, हम एक काम कर सकते हैं, एकल विद्यालय केवल एकल विद्यालय नहीं है, हम एकल विद्यालय के मार्फत गाँव में प्रवेश करते हैं, फिर उस गाँव में कोई भी व्यक्ति बीमार न पड़े।
एक गोली के लिए किसी को धर्म बदलना पड़े तो इसके लिए बढ़ के हमारे लिए कलंक नहीं है। तो हमारे गांव में हम 10-15 गोलियों का एक सेट होता है, वो गांव में पहुंचाते हैं, तो वो व्यक्ति गांव में छोटी बीमारी गांव में ठीक हो जाती है, क्योंकि गांव में डिप्रेशन नहीं, गांव में कोई बड़ी बीमारी की जरूरत नहीं, कोई बड़ी दवाई की जरूरत ही नहीं है। उनका जीवन इतना सरल है कि उनको कोई बीमारी होती नहीं है। जीवन तो हमारा कठिन हुआ है, इसलिए हमारा जीवन कठिन हुआ है। तो उन लोगों को अगर दान देना चाहे तो दान के मार्फत जुड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अभियान है। पर सबसे पहले तो मैं दान चाहूंगा आपके मन का दान, कि दान के साथ अहंकार ना आए। परमात्मा ने हमारी सेवा स्वीकार की, तो एक बात, हम कई बार जब दान करते हैं हमको लगता है कि हमारा दान हमने दान किया है, तो एक बात मानना चाहिए, हमको एहसान मानना चाहिए कि परमात्मा ने हमारा दान स्वीकार किया। जब हम भगवान के सामने दान करते हैं तो हम यूं दान करते हैं, लेकिन जब किसी को दान करते हैं हम यूं दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? क्योंकि हमको लगता है वो कोई व्यक्ति है, लेकिन हम व्यक्ति समझा नहीं। हमारी भावना सिया राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम केवल मंदिर में राम को ना देखें, कोई सड़क किनारे भूखा बैठा उसके अंदर भी राम को देख लें, कोई अशिक्षित बच्चा बैठा उसको भी उसके अंदर भी राम को देख लें। हमको जिस दिन राम सर्वत्र दिखने लग जाएंगे उस दिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जब तक ना समझ में आए तो एकल विद्यालय बच्चे, कुछ लोग समय देना चाहें तो गांव में समय दे सकते हैं, कुछ नवयुवक अगर अपना जीवन देना चाहे तो मैं एक अभियान के लिए निकला हूं, युवा भारत अभियान। वो युवा भारत अभियान ये है कि देश में युवाओं को होते हुए इतनी बेईमानी क्यों? तो चलो शहरों की बेईमानी बाद में निपटेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है सूचना का अधिकार। छोटे छोटे गांव में हम जाकर गांव वालों को जागृत कर सकते हैं, सड़क में कितना पैसा खाया गया है, नहीं खाया गया, ऐसा क्यों हुआ। और फिर हम गांव में केवल एक भावना और जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि शहर का वोट बटा हुआ है। शहर में जब वोट दिया जाता है तय होता है कि मेरे को ये इस आदमी ने फायदा पहुंचाया मैं वोट दूंगा, ये आदमी बेईमान है, नेता बेईमान है, लेकिन मेरा इसने काम किया था मैं इस नेता को वोट दूंगा, ये मेरी जाति का है मैं इसको वोट दूंगा। और इसलिए कई बार मैंने कहा ना, हम शराब पीकर वोट बेचेंगे, जाति के नाम पर वोट बेचेंगे, हम धर्म के नाम पर वोट बेचेंगे, हम स्वार्थ के नाम पर वोट बेचेंगे। अगर हम अपना वोट बेचेंगे तो इस वोट को खरीदने वाला नेता देश बेच देगा, और नेता देश बेच रहा है। तो मुझे लगता है हम तो सब स्वार्थी हो गए, लेकिन देश में फिर भी बहुत बड़ा 20-30 करोड़ का वनवासी समाज ऐसा है कि जिसके पास अभी स्वार्थ नहीं पहुंचा। हम बेईमानी करके इसलिए नए कपड़े लाते हैं कि हमको नए कपड़े पहनना है। गांव में नए कपड़े की जरूरत ही नहीं है, पुराने कपड़े से काम चलता है। हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं अभी भी छोटे गांव में, क्योंकि एक छोटी सी कविता मेरी थी, गया जमाना जब त्यागी को मान मिला करता था, गया जमाना जब त्यागी को मान मिला करता था, और इक्का दुक्का कोई बेईमान मिला करता था। सच चरित्र की सीख मिला करती थी सबको घर से, और भ्रष्टाचारी को देखा जाता था बुरी नजर से। पर क्या अब पैसा देख के हम करते नहीं प्रणाम रहे, हम पैसा देखकर सम्मान देते हैं। जिस दिन हम त्याग का सम्मान करने लग जाएंगे उस दिन देश में त्यागी व्यक्ति वैसे एक के बाद एक मौजूद हो जाएंगे। तो हमारा जो मूलतः कहना है कि देश के नवयुवक अपनी ताकत पर खड़े हो जाएं और एक बार देश में कह दें कि हाँ हमारे होते बेईमानी नहीं हो सकती। इसके लिए वनवासी जोड़ लें, वनवासी अपनी ताकत पर खड़ा हो जाएं। तो ये वन बंधु परिषद से अगर समय देना चाहें तो जिस रूप में समय देना चाहें, माताएं बहनें अपना गाँव में जाएं। और अगर शहर के बड़े भाई और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम उनसे अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में एक बार गाँव में जाएं जरूर, और गांव में जाकर गांव वालों का प्रेम देखकर आए। एक बार उनका प्रेम देख लिया तो ये आप भी इनकी तरह पागल हो जाएंगे। जैसे मैंने सुना कि शराबी के लिए किसी को बनाना नहीं पड़ता, केवल एक बार बुलाकर साथ बताना पड़ता बेटा शराब साथ पी ले। तो मेरा कहना जब बुरे आदमी का संगठन हो सकता है तो अच्छे आदमी का संगठन क्यों नहीं हो। तो मोहल्ले मोहल्ले में अच्छे आदमी का संगठन बने और युवा अच्छे लोग एक साथ खड़े हो जाएं और हम सब एक बार ताकत से खड़े हो गए तो देश में फिर बेईमानी नहीं हो सकती, देश में भ्रष्टाचार भी नहीं हो सकता। तो छोटे गांव के वासी हैं उन तक जाकर हम केवल एक संकल्प ले लें कि जैसे हम दुर्गा माता का व्रत करते हैं उस दिन शराब हम अच्छे अच्छे लोग देखें। महाराष्ट्र में तो परंपरा है कि जब सावन चालू होता गटारे करते हैं। क्यों गटारे करते हैं? हम 1 मिनट तक शराब नहीं पिएंगे। हालांकि मैं महाराष्ट्र के अपने उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, भैया अगर सावन का महीना शंकर जी का है तो भादव का महीना भी किसी और का नहीं, शंकर का तो वो भी है। और देवी माँ अगर मान लो शनिवार को है तो शनिवार देवी माँ का है तो पूरा जीवन देवी माँ का है। अगर हम ईमानदार बने तो पूरे जीवन में ईमानदार बने, शाकाहारी बने तो पूरे दिन शाकाहारी बने, प्राणायाम करते एक दिन प्राणायाम करने से काम नहीं चलेगा। परमात्मा सबके लिए है। तो मेरा एक और कहना है कि जैसे हम राम का व्रत करते हैं, आपको एक बार बता दूं, वनवासी के घर में जब जो व्यक्ति शराब पीता है उस वनवासी के घर पे हमारे एकल विद्यालय के लोग जब स्कूल खोलते हैं और उस वनवासी घर पे एक तुलसी का पौधा ले जाकर देते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति उस दिन शराब छोड़ देता, बोले मेरे घर पे तुलसी माँ आ गई है। तो हम चाहते हैं उसके मन में भारत माता की प्रतिष्ठा हो जाए, और जिस दिन उसकी भारत माता की प्रतिष्ठा होगी तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव होते हैं देश के चुनाव, ये चुनाव नहीं भारत माता का पर्व है। जो गणतंत्र दिवस है सरकार का त्योहार न बचे तो चुनाव भारत माता का पर्व है। और जिस दिन वनवासी के मन में आ गई, 30 करोड़ वनवासी के मन में आ गया कि चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत माता का पर्व है, और हम उससे कहेंगे भाई चुनाव भारत माता का पर्व है तो भारत माता के त्योहार में तो शराब नहीं पिएगा। जब नवरात्रि में शराब नहीं पिएगा तो एक बार व्यक्ति बिना शराब पिए वोट देने लग जाए, मैं नहीं कहता हूं किस पार्टी को वोट दें किसको वोट दें, लेकिन एक बार आदमी बिना शराब पिए वोट देने लग जाए, देश का कल्याण हो जाएगा। और इस शहर के जो बड़े भाई हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, एक अनुरोध जरूर करूंगा,
एक एकल विद्यालय जब चलता है तो हमारे एक एक बच्चे की पढ़ाई के लिए हम 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए खर्च करते हैं। एक एकल विद्यालय को चलाने के लिए केवल 1 साल का 16,000 रुपए खर्च होता है, जो हमारे एक बच्चे की पढ़ाई के बराबर बैठता है। तो जैसे मैंने कहा, हम अपना परिवार बड़ा करें, एक बच्चा हमारे घर पर पले, लेकिन एक दूसरे के बच्चे की पढ़ाई में हमको 30 बच्चे अगर मिल जाएं तो अपना परिवार बड़ा करें। छोटा सा परिवार हमारा ना रहे, हम परिवार बड़ा करें। तो एकल विद्यालय जुड़े, श्री हरि सत्संग समिति से जुड़े, हम बंबई के लोगों से, शहर के लोगों से, तो मैं चाहता हूं तमाम बंधु शांत हो जाए, हमारा प्रेम बढ़ जाए। बातें करने को बहुत है, लेकिन समय उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत सारी बातें बाबा जी से और पूछनी है, और कहीं बाबा जी की ऐसे मुलाकात हुई, अगली बार अमरावती आए, हम जहां रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मन में शंकाएं, कुशंकाएं अभी भी हाजिर है, जिनका समाधान बाबा जी से हम लेंगे। लेकिन आज के लिए समय काफी हो गया, और कुछ कहना चाह रहे शायद आप। जो मैं आपको बात करते करते बीच में बात छूट गई थी, जो थोड़ा सा केवल अंतर समझ लें आप। जो मैंने बताया था, भारत के नेता जनता को कहते थे तुम पुलिस पर हमला करो क्योंकि विदेश की पुलिस कानून तोड़ दो। 1800 मतलब जिसको हम बोलते हैं 1947 की रात को चुपचाप आजादी मिली, और हम पुलिस को ये बताना भूल गए कि बेटा अब तुम अंग्रेजों की पुलिस नहीं हो, तुम्हारी ड्रेस इस देश की जनता की टैक्स से आई है। और जनता को मैं बताना भूल गया कि ये पुलिस अब अंग्रेज की नहीं है, ये अपने ही भाई है। तो पुलिस वाले के अंदर जनता भाई देखने लग जाए और जनता के अंदर पुलिस वाले भाई देखने लग जाए, तो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि पुलिस का जो कानून भारत में आज भी वो 1860 का ही कानून है, उसी कानून के तहत पुलिस वाला नौकरी कर रहा है। तो ये कुछ बातें जो मैं आपसे कह रहा था, जो गलती नेताओं ने की है उनको गाली ना दें, लेकिन कम से कम आज हम सब मिलकर समझ लगे कि देश नेताओं का नहीं है, देश महाराष्ट्र का नहीं है, देश कलकत्ता का नहीं है, और देश किसका नहीं, देश हम सबका है। ये भावना हम पैदा कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार। और भी आगे फिर हम कभी मुलाकात लेंगे, और बहुत सारे विचार, यदि आपके भी कोई बाबा जी से प्रश्न हो तो हमें लिखिए, हम बाबा जी से उसका उत्तर लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे आप पते पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हम आपके शंका का समाधान करने का बाबा जी के माध्यम से कोशिश करेंगे। नमस्कार।